नमस्कार, स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज चर्चा करेंगे राम यंत्र है जीत का मंत्र की। जी हां, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवरात्रि से पहले दिन अयोध्या के राम मंदिर में पहुंचकर रामलला के दर्शन किए और दूसरे फ्लोर पर बने राम दरबार में श्री राम यंत्र की स्थापना भी की। राम यंत्र को तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित मठ में तैयार किया गया है और इसके बाद इसे कांचीपुरम से तिरुपति लाया गया, फिर रथ यात्रा के जरिए 10 दिन पहले अयोध्या पहुंचाया गया और अब श्री राम यंत्र को राष्ट्रपति के हाथों स्थापित करवाकर भाजपा ने एक तरफ तो सपा कांग्रेस के उस नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश की है जिसमें भाजपा को दलित, आदिवासी और महिला विरोधी फ्रेम किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ इसी तारतम्य में राष्ट्रपति के साथ राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व के नारे को भी बुलंद किया और सपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आस्था को पहले अंधविश्वास कहकर अपमानित किया जाता था। अपमानित करने वाले वही लोग थे जो यूपी और देश की सत्ता में रहते थे। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम और मथुरा वृंदावन की बात करना उनके लिए अंधविश्वास का पर्याय था। आपको बता दें कि यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा हिंदुत्व की जमीन मजबूत करने में जुटी है, वहीं सपा के पीडीए समीकरण की काट भी तलाश रही है। ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों श्री राम यंत्र की स्थापना क्या 2027 में भाजपा की नैया पार लगाने में सहायक होगा? और श्री राम यंत्र की स्थापना के बाद अब कौन सा मंत्र भाजपा अपनाएगी? जानेंगे इन सवालों के जवाब। उससे पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। कि राष्ट्रपति महोदया इस कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी भी धार्मिक स्थान पर, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, राष्ट्रपति सबके लिए समान है। लेकिन इस देश में जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, राष्ट्रपति महोदया उस पर क्यों नहीं आवाज उठाती हैं? कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ाई लड़ रही। इस देश के संविधान से राष्ट्रपति महोदया का जो है चुनाव हुआ है, उस संविधान को बीजेपी और आरएसएस बदलना चाहते हैं। इस बात को भी राष्ट्रपति महोदया को संज्ञान लेना होगा। वो कहीं पर भी आए, उत्तर प्रदेश आए, उनका स्वागत है। भगवान राम के दर्शन करें, दूसरी जगहों पर भी जाएं। लेकिन जो राष्ट्रपति महोदया ये लगातार भाजपा के जो सांसद हैं, जो लोकतंत्र की मर्यादा, लोकसभा की संसद की कार्रवाई में तमाम उलूल जुलूल बयानबाजी नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कर रहे हैं, संविधान को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, कृपया उस पर भी विचार करें। भगवान श्री राम जी का मंदिर बना है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसके लिए ट्रस्ट बनाया गया था। उस ट्रस्ट ने मंदिर बनाने का काम किया है। आज राष्ट्रपति जी वहाँ गई थी और जो है उन्होंने पूजा अर्चना करी। राष्ट्रपति को संवैधानिक अधिकार है, वो कहीं पर भी दर्शन करने के लिए जा सकती हैं। देखिए, अयोध्या में आज राष्ट्रपति महामहिम जो है द्रौपदी मुर्मू जी आई, उनका स्वागत रहा और जो है क्योंकि वहाँ राम यंत्र लगना था तो निश्चित ही, क्योंकि जो है वो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं और या तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कोई ना कोई उपस्थित होना, तो राष्ट्रपति जी को वहाँ जो है इस यंत्र में जो है भाग लेकर उसको विधिवत पूजा अर्चना की गई। और यही हमारी परंपरा भी रही है कि देश का जो बड़ा व्यक्ति होता है, बड़ा व्यक्तित्व होता है, देश का जो राजा होता है, उसको उस व्यवस्था में शामिल होना होता है। और ये बहुत अच्छा जो है सौभाग्य है कि आज जो है अयोध्या में राम यंत्र का जो है उद्घाटन हुआ। ये विपक्ष का अपना जो है देखने का जो है उनका अपना चश्मा है। भारतीय जनता पार्टी इस चश्मे से धार्मिक व्यवस्था को नहीं देखती है। वो एक मंदिर में राम मंदिर यंत्र का जो उद्घाटन है उसमें, क्योंकि राष्ट्रपति पूरे देश की होती हैं, पूरे समाज की होती हैं, उनका दायित्व तो सबके प्रति जो है, तो इसलिए वो आई और वहाँ राम मंदिर के जो है यंत्र का उद्घाटन किया। इसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रमोद मिश्रा जी भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशोक गुप्ता जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और मान सिंह चौहान जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और सबसे पहला सवाल प्रमोद जी आपके साथ ही शुरू होगा कि पहले 2 कार्यक्रम हुए, एक प्राण प्रतिष्ठा होती है जिसको लेकर भी कई सवाल विपक्ष की ओर से किए जाते हैं, कांग्रेस सवाल खड़े करती है। कई कारण थे उसके, प्रधानमंत्री उसमें आते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। दूसरा फिर ध्वजारोहण हुआ,
प्रधानमंत्री उसमें भी आते हैं, ध्वजारोहण करते हैं, उसको लेकर भी कई आरोप प्रत्यारोप हुए। और अब चूंकि जो है आज से जो है मंदिर का जो है निर्माण अब पूरा माना जाने लगा है, ऐसे में राष्ट्रपति का आना चूंकि पहले से निर्धारित कार्यक्रम था, राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रोग्राम कैसे बना, इसको थोड़ा समझा सकते हैं क्या प्रमोद जी? जी नमस्ते अभिनय जी, और जी आपके माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, दोनों प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के प्रथम दिन पे जी आपको और साथी प्रवक्ताओं को भी उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रपति का कार्यक्रम बना, कैसे बना, ये तो मैं श्री राम जन्मभूमि न्यास का कोई प्रवक्ता तो हूं नहीं। उन्होंने इनवाइट किया, उन्होंने आमंत्रित किया, राष्ट्रपति ने उसको स्वीकार किया, महामहिम राष्ट्रपति ने स्वीकार किया और वो आए। श्री राम यंत्र आज स्थापित हुआ। जी, श्री राम यंत्र आज स्थापित हुआ, कांचीपुरम में निर्मित हुआ। और श्री राम यंत्र की स्थापना पर किसी को कोई, मुझे नहीं लगता कि आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, मानसिक शांति एवं संतुलन, बाधाओं का नाश, धर्म, सत्य एवं मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। और भगवान राम तो सबके हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस राष्ट्र के प्राण तत्व हैं और ये स्थापित है, इसको लेकर के कोई तर्क की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आध्यात्मिक उन्नति हो, प्रमोद जी सवाल इसलिए, प्रमोद जी, मैं आध्यात्मिक उन्नति बात कह रहा हूं प्रमोद जी, तो राष्ट्र निर्माण में नहीं, सुनिए प्रमोद जी, यंत्र पर कोई सवाल नहीं है, यंत्र स्थापित हुआ, मंदिर संपूर्ण हो गया, ये अपने आप में पूरे भारत के लिए बड़ा गौरव का विषय है। सवाल इसलिए है क्योंकि राम जन्मभूमि ट्रस्ट 2 बार प्रधानमंत्री और आरएसएस प्रमुख को बुलाता है, और तीसरी बार जब जो है ये यंत्र जब स्थापित होता है तो राष्ट्रपति को बुलाता है, वो अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही यूपी के जो है यूपी के सबसे बड़े नेता को, यानी कि जिनका दारोमदार पूरे उत्तर प्रदेश का उनके ऊपर है, सीएम योगी आदित्यनाथ को भी बुलाता है। इसीलिए सवाल हो रहे हैं और इसीलिए विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। ये तो वैसे भी सामान्य प्रक्रिया है जी। किसी भी राज्य में यदि महामहिम जाती हैं अथवा जाते हैं तो वहां के मुख्यमंत्री, वहां के महामहिम राज्यपाल, उनकी उपस्थिति, ये बंगाल तो है नहीं कि महामहिम मुख्यमंत्री उनके पास उनका अपना स्वागत करने आएंगी और ना उनको रिसीव करने आएंगी और ना ही उनको बोलने के लिए स्थान देंगी। तो ये पश्चिम बंगाल नहीं है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कानून की व्यवस्था भी है, यहाँ पर संविधान को मानने वाले। और प्रमोद जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगा, उससे पहले हमारे 2 और साथी प्रवक्ता हैं, उनका जो है रिएक्शन ले लेता हूं। अशोक जी, आपके साथ शुरू करूंगा। अशोक जी, कैसे देखते हैं आप राष्ट्रपति के इस दौरे को, जब दर्शन करने पहुंची राष्ट्रपति, क्योंकि इससे 2 बार जो बड़े बड़े कार्यक्रम हुए उसमें प्रधानमंत्री भी आए थे। अभिनय जी, जब आज मैंने ये अभी आपके चैनल के माध्यम से सुना, चूंकि आज मैं बहुत समाज सेवा के कार्य में लगा था और आज नवरात्र का पहला दिन है तो मैं बहुत व्यस्त था, तो सबसे पहले आप लोगों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और इस पावन पर्व पर जो आज अयोध्या में ऐतिहासिक कार्य हुआ है, इस ऐतिहासिक कार्य से बहुत खुशी और प्रसन्नता हुई है और ये हमारे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। लेकिन इससे पहले 2 प्रोग्राम हुए, प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा, दूसरा प्रोग्राम हुआ, एक तो आधी अधूरी मंदिर के निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा होना, दूसरा हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी जो दलित समाज से आती हैं, उनको प्राण प्रतिष्ठा में ना बुलाना, ये भी
एक इतिहास में लिखा जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, 22 जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हुआ था अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी का, जो पूरा देश और दुनिया और पूरे विश्व में खुशी मनाई गई। लेकिन हमारे चार शंकराचार्य, देवों का देव महादेव शंकर भगवान रूपी शंकराचार्य कोई नहीं आए, ये भी इतिहास में लिखा जाएगा। और तो और जो हमारे प्रभु राम की जमीन को खरीद फरोख्त में खरीदी गई तमाम जमीन, किसानों से ली गई तमाम जमीन, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े अयोध्या के नेता शाम को सुबह उसको लाख में रजिस्ट्री किसान से कराते थे और शाम को करोड़ों की वो हो जाती थी। इसका कई बार हमारे वहां के पूर्व मंत्री पवन पाड़े जी ने इसका कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके और देश और दुनिया और कानून के बाद जनता को दिखाने का काम किया। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी, हम लोग राम को मानने वाले हैं, राम हमारी आस्था है, ये राम को वोट के उसमें प्रयोग करते हैं। हमारी लड़ाई इनकी यहीं पे शुरू हो जाती है। ठीक राम हमारे आस्था का विषय है, राम हम उनको पूजनीय है। ठीक है, जहां प्रभु राम का नाम लेते हैं वही हमको एनर्जी मिल जाती, वही शक्ति मिल जाती, बिगड़े हुए काम हमारे बनने लगते हैं। ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ये डबल झूठी सरकार, डबल इंजन की सरकार नहीं, ठीक है, डबल झूठी सरकार, जिस तरह से अशोक जी, निर्माण में भ्रष्टाचार किया है, ठीक है अशोक जी, वापस आएंगे। मान सिंह जी आपका रुख करूंगा, चूंकि जितनी हमलावर कांग्रेस पर, माफ कीजिएगा, जितनी हमलावर भाजपा सपा के ऊपर रही है राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर के विषय को लेकर, उससे ज्यादा ही या कमोवेश बराबर ही कांग्रेस पर भी हमलावर रही है। उसके भी कई कारण हैं राम मंदिर के विषय में। ऐसे में जब राष्ट्रपति पहुंचती हैं, चूंकि कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जाता था कि राष्ट्रपति चूंकि आदिवासी और दलित समुदाय से आती हैं, इसलिए उन्हें मंदिर में एंट्री नहीं दी जाती। लेकिन आज तो वो भी आपसे जो है एक तरह से मुद्दा छीन लिया। मुद्दा छीनने को लेकर अभी मैं सवाल करूंगा भाजपा से भी, लेकिन आज तो उनने भी दर्शन कर लिए, अब आप क्या सवाल करिएगा? अभिनव जी, प्रथमतः आपके अनादि टीवी के सभी दर्शकों और आपको और जो वरिष्ठ प्रवक्ता जन उन सभी को नमस्कार और नवरात्रि की प्रथम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने जो प्रश्न किया है कि कांग्रेस ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या दलित के प्रश्न को लेकर के महामहिम के बारे में प्रश्न किया है, तो इस तरह का प्रश्न कभी कांग्रेस के द्वारा कभी नहीं किया जाता है कि दलित प्रधान राष्ट्रपति के होते हुए उनको मंदिर में नहीं बुलाया जाता है। महामहिम का यह स्वागत योग्य कदम है कि वो वहां पर पहुंची और उन्होंने श्री राम मंदिर के दर्शन किए, और ये सभी भारतवासियों के लिए एक गर्व और प्रतिष्ठा का विषय है। और सभी यहाँ पर हिंदू हैं और सभी यहाँ पर प्रभु श्री राम की आराधना करते हैं, और हम लोग तो प्रभु श्री राम के चरणों के पास ही लखनऊ के निवासी हैं। अब आती है बात ये कि मैं सिर्फ ये कहता हूं कि महामहिम जिस तरह से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके विषय में महामहिम के द्वारा कोई भी तथ्य पार्लियामेंट में नहीं कहा जाता है। उसके बाद महामहिम जी के द्वारा जो समाज के शोषित और वंचित वर्ग है उनके अधिकारों के लिए भी कोई तथ्य पार्लियामेंट में नहीं कहा जाता है। इन सब तथ्यों पर भी महामहिम को मुखर होना चाहिए। अब आती है बात कि कांग्रेस सदैव वंचित, शोषित, पीड़ित और आदिवासी की लड़ाई लड़ती रही है, और जब भी इनके अधिकारों का हनन होगा तो कांग्रेस बढ़ चढ़कर इनके अधिकारों के हनन करने वालों के विरोध में खड़ी रहती है और सदैव इनके उत्थान की बात करती है, इनके उत्थान के लिए संघर्ष करती है। तो बात यहाँ पर मंदिर के प्रवेश की नहीं है, बात यह है कि जिस वर्ग का आप प्रतिनिधित्व लेकर एक महामहिम को जोड़ रहे हैं, जबकि महामहिम को किसी वर्ग विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए। महामहिम पूरे भारत की महामहिम है, वह किसी जाति या किसी वर्ग समुदाय से विशेष से नहीं है, और कांग्रेस कभी इस तरह के नैरेटिव को सेट नहीं करती है। रही बात आने की कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं जिनको लेकर के राष्ट्रपति महोदय को, महामहिम को मुखर होना चाहिए।
ऐसी स्थिति में महामहिम मुकर नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में आप ठीक है उत्तर प्रदेश में विकास की मान सिंह जी सबसे पहले तो मैं थोड़ा यहाँ कोर्स करेक्शन करता चलूं। आपने कहा कि जो महामहिम राष्ट्रपति हैं वो दलित समुदाय को लेकर या फिर SC ST समुदाय को लेकर कभी नहीं बोलती। बजट सत्र के अभिभाषण के बाद सोशल मीडिया पर एक ट्वीट राष्ट्रपति की ओर से किया गया था जिसमें सीधे तौर पर इसी समुदाय को लेकर एक ट्वीट किया गया था कि मेरी सरकार इनके लिए काम कर रही है, जिसको लेकर कम्युनिटी नोट भी उस ट्वीट के नीचे लगा था और काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी इस ट्वीट को लेकर किया गया था कि अगर सरकार सबका साथ सबका विकास को लेकर जो है आवाज उठाती है तो सबकी बात इसमें होनी चाहिए थी। बहरहाल आपकी ये बात तो यहां झूठी साबित होती है। दूसरी बात मान सिंह जी महामहिम राष्ट्रपति की कोई सरकार नहीं होती है। महामहिम राष्ट्रपति जिस सरकार के समय में जिस सरकार के समय में अभिभाषण देने पहुंची है उस सरकार की उन्होंने बात करी थी। सरकार उनकी तो नहीं होती है। बहुत अच्छा प्रचलन हो गया है पार्लियामेंट में कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद चर्चा नहीं की जाती है। एक नया नैरेटिव सेट किया जा रहा है 2024 और 25 में। ये कितनी अच्छी नैरेटिव सेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। चलिए आपके सवाल से ही शुरू करते हैं। प्रमोद जी 2-3 सवाल मोटे मोटे कि पहली बात तो ये कि क्या कांग्रेस से आपको ये दूसरा मुद्दा छीनना था, क्योंकि आजकल भाजपा मुद्दे बहुत ज्यादा छीन रही है। जैसे जातिगत जनगणना का मुद्दा कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया, बाद में भाजपा ने घोषणा कर दी कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, मुद्दा छीन लिया। दूसरा कांग्रेस की ओर से और विपक्ष की ओर से कहा गया सुन रुकिए अशोक जी सवाल पूरा करने दीजिए। दूसरी तरफ अब दलित समुदाय के किसी व्यक्ति को एंट्री ना देने को लेकर सवाल किया जाता था, अब राष्ट्रपति ने वो भी दर्शन कर लिए, तो क्या ये मुद्दा छीनने के लिए किया गया है? और दूसरा कि सरकार जो है राष्ट्रपति की नहीं होती, ऐसे में सबकी बात क्यों नहीं करती राष्ट्रपति? दोनों सवालों के जवाब जल्दी। प्रमोद जी। मैं तो हतप्रभु की सरकार नहीं होती। अरे भाई देश की सरकार की मुखिया होती, यही हमारा सेटअप है। अब अगर संवैधानिक संरचना को मान सिंह जी के तर्क सही तो यही है। प्रमोद जी जवाब दीजिए। उनके तर्क, मेरी आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल। हाँ, तो उनके तर्क पर देखिए, तर्क पर जवाब दिया जा सकता है, तथ्यात्मक विश्लेषण भी किया जा सकता है, लेकिन कुतर्क पे क्या जवाब देना है? पहले ये वो लोग हैं जो कहते थे कि हमें निमंत्रण नहीं हुआ, लेकिन बाबर की कब्र पे जाने के लिए क्या निमंत्रण प्राप्त हुआ था? प्रमोद जी अभी बाबर की निमंत्रण बाबर की कब्र का नहीं है। आपके बीच में नहीं मैं बोला। साथ एक समस्या है कि आप लोग सदैव हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव पर नहीं आएंगे तब तक आपकी डिबेट ही कंप्लीट नहीं होगी। मान सिंह जी अभी आपके बीच में नहीं बोला था मैं, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, मेरे बाद आपका आएगा टर्म ना। क्यों जी पूरा कीजिए प्रमोद जी। आप तो बहुत संवेदनशील व्यक्ति लग रहे हैं। यही लोग हैं ना जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। बिल्कुल। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कितने प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दिए हैं? उस भागीदारी के तहत किसी को कोई शक होना ही नहीं चाहिए कि अगर कांग्रेस का शासन इस देश में आवे तो युवराज प्रधानमंत्री बनेंगे। इसको लेकर के कहीं कोई दो मत है, हो सकता है क्या? तब आएगा क्या कि जिसकी जितनी संख्या भारी। अभी वहां से 2 जहाज आ रहे थे चौक पॉइंट से, तो वो इनके जो क्या नाम है वो बखेड़ा जी, उन्होंने उस पे क्या फेक न्यूज, तो फेक न्यूज पे बात नहीं करते हैं, अभी यहीं पर टिके रहते हैं। दलितों की बात करें या सर्व समाज की बात करें, क्या राम राज्य के से बड़ा भी कोई समाजवाद का उदाहरण दे सकता है? संपूर्ण राम पथ गमन की यात्रा में देखिए आप, यही तो राष्ट्र को संदेश देते हैं। और ये लोग ही कह रहे हैं ना, महामहिम के बारे में अभी कह रहे थे, महामहिम का इनसे ज्यादा घोर अपमान किसने किया है? जब वो महामहिम राष्ट्रपति बनी थी और इनके विपक्ष के नेता ने उस समय कहा था राष्ट्रपत्नी। सुना था ना आपने? पूरे देश ने सुना था। कोई भर्त्सना नहीं हुई, इनके द्वारा भी नहीं हुई, विरोध भी नहीं हुआ, और इनके सहयोगी दलों ने भी उसको कोई कंडेमेशन नहीं किया। क्या? नहीं किया। करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि राजनीति करनी है। विशुद्ध राजनीति के शिकार हो चुके हैं ये लोग।
और हमारे समाजवादी पार्टी के अशोक गुप्ता जी कह रहे थे, मुझे बड़ी सुन के प्रसन्नता हुई और होना ही चाहिए। उनको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई कि वो आज नवरात्र के प्रथम दिन समाज के कार्य में लगे रहे, पूजा अर्चना में लगे रहे, और लगा ही रहना चाहिए। लेकिन वो उस दल के आते हैं जिस दल के नेता ने सदन के पटल पे कहा अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद हैं। उन्होंने तो राम राज्य को, कांग्रेस ने राम राज्य की परिकल्पना ही नहीं कही और राम के होने पर संदेह अर्पित किया, और समाजवादी पार्टी ने कहा कि अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद हैं। वो कौन बोल सकता है, किस मुंह से बोलने के लायक है? ये बोल रहे हैं जो कहते थे कि राम जन्मभूमि की जगह वहां पर शौचालय बनवा दिया। सुनिए प्रमोद जी, इतिहास में नहीं जाते हैं। मेरा सवाल ये था कि क्या राष्ट्रपति का अयोध्या दौरा चुनावी रणनीति का हिस्सा है या नहीं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं सीधे सीधे एक लाइन में उत्तर देता हूं। इसलिए नहीं है कि जिन लोगों ने हमसे कहा कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, हमने उस मुद्दे को ही जड़ से समाप्त कर दिया। बिल्कुल। यही लोग कहते थे कि आप राम जन्मभूमि का निर्माण कभी नहीं करेंगे क्योंकि आपके लिए राजनीतिक विषय है। एक और मुद्दा छीन लिया, हम इस राजनीतिक विषय को मुद्दा छीन लिया, सदैव के लिए समाप्त कर दिया। एक और मुद्दा छीन लिया। अशोक जी बड़ी देर से कुछ कहना चाहते हैं। अशोक जी बोलिए बोलिए बोलिए। चाह रहा हूँ, बहुत देर से मैं झूठा सुन रहा हूँ और झूठ बहुत देर तक के मैं सुन नहीं सकता हूँ। गोलियां चलाने वाले लोग क्या सच बोलेंगे? हाँ, अभी मैं सच बोलता हूँ, शांत रहिए, मेरी बात सुनिए। राम भक्तों को पे जिसने गोली चलाया था, आज वो मंदिर का सबसे बड़ा वहां अधिकारी बना बैठा है, नृपेंद्र मिश्रा। उसको आपने मंदिर का सबसे अधिकार बना दिया। नंबर एक बात, मुख्यमंत्री कौन था? नंबर नहीं, नृपेंद्र मिश्रा मुख्यमंत्री आदेश करता है कि नृपेंद्र मिश्रा ने किया। नंबर नहीं, नृपेंद्र मिश्रा को मुझे प्रमुख सचिव कौन था मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा को आपने मंदिर निर्माण का अगुवा बना दिया। सिंह ने कहा कि गलत अधिकारी को आपने उसे बना दिया, ये भी इतिहास में लिखा जाएगा। दूसरी बात, इतिहास में दर्ज किया दूसरी बात दूसरी बार भी अगर गोलियां चलानी पड़ी तो चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को मैं पहले कह चुका हूँ, भारतीय डबल इंजन की सरकार नहीं, भारतीय डबल झूठी सरकार है ये। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का देखिए सीधी सी बात यह है कि ये आरोप प्रत्यारोप लंबे समय से चले आ रहे हैं और चुनाव तक हमें बहुत ज्यादा सुनाई देंगे। फिलहाल समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। तीनों ही मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। प्रमोद जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अशोक जी बहुत शुक्रिया, और मान सिंह जी बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह अब दर्शन राष्ट्रपति कर चुकी हैं, इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप इसलिए भी चलेंगे क्योंकि आने वाले साल में चुनाव है और चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप तो होने ही हैं। इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।